वेलकम टू जहांगीर स्टडी। मैं संतोष जहांगीर। आज हम कक्षा 12 के अंदर जो राजनीति विज्ञान है उसकी हम तीसरी इकाई शुरू कर रहे हैं। अब से पहले वो तो कर दी थी मैंने सुबह। अब इस तीसरी इकाई के अंदर हम देखेंगे बेटा सेकंड जो अपना लेसन है वो समाजवाद है। अब तक हमने आपको इसकी 2 इकाइयाँ कंप्लीट करवा दी है। जैसे प्रमुख अवधारणा है सॉरी बेटा प्रमुख अवधारणा है, आधुनिक राजनीतिक अवधारणा है, और जो अपनी तीसरी इकाई चल रही है वो राजनीतिक विचारधाराएं है। तो राजनीतिक विचारधारा के अंदर भी हम आज आपको जो सेकेंड इसका लेसन है वो है समाजवाद कराएंगे। 20 नंबर का मैटर तैयार करा दिया, अगला 30 नंबर का मैटर अब इस समय प्रोसेस में है। तो आज हम समाजवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। समाजवादी विचारधारा। समाजवादी क्या है? समाजवाद आधुनिक राजनीतिक युग में दोनों ही विपरीत विचारधाराओं मार्क्सवाद और कल्याणकारी उदारवाद का प्रमुख उद्देश्य रहा है। यानी समाजवाद विपरीत विचारधारा कौन कौन सी है? मार्क्सवाद और कल्याणकारी उदारवाद, इन दोनों विपरीत है। इनका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है? समाजवाद। देखिए समाजवाद जो कि पाश्चात्य चिंतन में, जो पश्चिमी चिंतन है उसमें 19वीं और 20वीं शताब्दी में विकसित हुआ। जो समाजवाद विश्व के अंदर 19वीं से 20वीं शताब्दी में विकसित हुआ वो सामान्यतः पूंजीवाद के विपरीत विचारधारा माना जाता है। समाजवाद पूंजीवाद की उल्टी विपरीत विचारधारा है। पूंजीवाद आपको हम बताएंगे, वैसे पहले बता भी दिया वो बताएंगे जैसे आगे हम। ये पूंजीवाद क्या करती है? ये पूंजीवाद का मतलब तो पैसे वालों से संबंधित, यानी ये उत्पादन का नियंत्रण, व्यक्तिगत उत्पादन नियंत्रण का महत्व समझती है। और समाजवाद मतलब सबको बांटना, समाज यानी समाज को महत्व देना वह है। अब देखेंगे इसके आगे क्या है। तत्पश्चात समाजवादी विचारधारा समस्त विश्व में तेजी से लोकप्रिय होने लगी। जो समाजवादी विचारधारा समस्त विश्व में तेजी से लोकप्रिय होने लगी थी। समाजवाद का अर्थ शोषण से रहित, जो समाजवाद का अर्थ क्या माना जाएगा? शोषण से रहित समतामूलक समाज और राज्य की स्थापना करना। समाजवाद में किसी प्रकार का शोषण नहीं होगा, समाज में किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होगा। और समतामूलक समाज यानी समान समाज और राज्य की स्थापना करना ही समाजवाद है। भारत सहित अनेक लोकतांत्रिक देशों ने समाजवादी लक्ष्यों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। यानी जो समाजवादी विचारधारा है ये समानता पर बल देती है। पूंजीवाद के अंदर अमीर और गरीब, बुजुर्ग और सरवरा वर्ग, 2 वर्ग बने, मगर ये क्या चाहते हैं? समाजवाद सबको समान बनाने का प्रयास करती है। और समाजवाद की विचारधारा लोकतांत्रिक देशों में सबसे महत्वपूर्ण है और लोकतांत्रिक देशों में इसे संवैधानिक मान्यता प्रदान की है। यह है समाजवाद। समाजवाद का मैंने आपको बताया, समाज के अंदर समान वितरण, उत्पादन के साधनों पर सभी का नियंत्रण, सार्वजनिक नियंत्रण है। वो व्यवस्था कैसी है? समाजवाद। उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण जी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? समाजवाद की वास्तविक परिभाषा चलती हुआ है। और पूंजीवाद क्या होती है? उत्पादन के साधनों में निजी स्वामित्व। आर्थिक क्षेत्र के आधार पर हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। उत्पादन के क्षेत्र साधनों पर निजी स्वामित्व है तो वो विचारधारा कौन सी है? पूंजीवाद। और उत्पादन के साधनों पे सार्वजनिक नियंत्रण है तो विचारधारा कौन सी है? समाजवाद। ठीक है। अब समाजवादी अवधारणा का विकास कैसे हुआ, कैसे इसकी शुरुआत होती है वो देखेंगे हम। कब इसका विकास हुआ, कब बनी, किस प्रकार इसका जो विकास होता है वो जैसे हमने उदारवाद में बताया था आपको किस प्रकार नकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद, इसी प्रकार कोई भी चीज़ होती है उसका विकास कैसे होता है। शुरुआत में उसका क्या रूप होता है, बाद में क्या उसका रूप होता है, कैसे वो होती है, वो सारी बातें हम इसमें समझेंगे। देखकर बेटा, प्राचीन काल में यूनान के स्टोइक दर्शन ने आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय का सिद्धांत दिया। यूनान में एक स्टोइक दर्शन था, उसमें आर्थिक समानता जानते क्या होती है? कि सभी को समान माना जाए। उस दर्शन में ये बताया गया कि सभी लोगों को समान किया जाए
जो शासक राजा या जैसा शासन है वहाँ के लोग, जो शासन प्रशासन के द्वारा सभी को क्या किया जाए, उनको जैसे आर्थिक समानता लाने के लिए पूंजीपतियों पे कुछ कर टैक्स लगाना और जो निर्धन वर्ग है उनके लिए कल्याणकारी योजना बना के वो करना, ये यहाँ से हम इसको शुरुआत मानते हैं। और सामाजिक न्याय का सिद्धांत दिया था स्टोइक दर्शन। स्टोइक दर्शन से समाजवादी विचारधारा निकलती है, ये बताया। मध्यकाल में थॉमस, ये प्राचीन काल की बात है, मध्यकाल में क्या हुआ, थॉमस मोर ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी यूटोपिया। 1516 में आदर्श समाजवादी राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। जैसे मैंने आपको प्राचीन काल में यूनान स्टोइक दर्शन ने बताया, आर्थिक समानता के द्वारा सामाजिक न्याय का सिद्धांत दिया था उसने, और उसी से क्या होगी, समाजवाद का ये बीज वहीं से उत्पन्न होते हैं। मध्यकाल में क्या कहा गया है, समाजवाद के लिए किताब लिखी थी थॉमस मोर ने, बहुत फेमस किताब थी उनकी यूटोपिया। उसमें समाजवादी राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की गई, यानी राज्य कैसा होना चाहिए, सभी का कल्याणकारी राज्य, सभी के विकास की बात करने वाला राज्य होना चाहिए। मध्यकाल की बात है। 17वीं शताब्दी में एक और पुस्तक लिखी गई, पुस्तकों के नाम मैं आपको बताऊंगा। देखो 17वीं शताब्दी में बेकर ने अपनी पुस्तक न्यू अटलांटिस में समाजवादी विचारों का उल्लेख किया। 17वीं शताब्दी में बेकर नाम के विद्वान ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था न्यू अटलांटिस में समाजवादी विचारों का उल्लेख किया। उसमें समाजवाद के बारे में लिखा, परंतु समाजवाद की प्रगति की दिशा में फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 मील का पत्थर साबित हुई। समाजवाद की जो हम वास्तविक प्रगति कब से मानते हैं हम, 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई, उसे मील का पत्थर मानेंगे, क्योंकि उसके अंदर समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व को शामिल किया गया, यानी एक नारा दिया गया। तो उसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, समझते हो बेटा, यानी फ्रांस की क्रांति से ही ये समाजवाद का जो मील का पत्थर मीन्स समाजवाद का थोड़ा एक तरीके से लोगों को जानकारी मिले, समाजवादी विचारधारा क्या है, ये किस तरह के किन से संबंधित है। तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व को शामिल किया गया। इससे क्या हुआ कि लोगों में समाजवाद की तरफ रुझान हुआ। जब पूंजीवाद से हट के लोगों में क्या हुआ, समाजवाद की तरफ, मीन्स सभी को समान मानना चाहिए हमें, और सबको स्वतंत्रता और बंधुत्व, यानी सबको अपना बंधुत्व, यानी एक दूसरे में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, सभी विश्व बंधुत्व की भावना होगी। तो फिर क्या होगा, अमीर गरीब का वर्गों का भेद खत्म हो जाएगा और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, एक कल्याणकारी विश्व में की मतलब शांति प्रदायक विश्व की स्थापना होगी, जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। फ्रांस के बेबियक ने समाजवादी सिद्धांत की वकालत की। बेबियक के विचारों के बाद ब्लेकी ने प्रसारित किया। फ्रांस में बेबियक नाम के विद्वान ने समाजवादी सिद्धांतों की वकालत की। समाजवादी जो सिद्धांत बहुत ही अच्छे हैं, ये शांति स्थापना के लिए और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा विश्व में समानता और शांति स्थापित हो सकती है। ये बातें इन विद्वानों ने बताई। तो ये तीन मैंने अभी बताया, समानता, स्वतंत्र, बंधुत्व का नारा, इसको देते ही लोगों के अंदर एक समाजवाद की तरफ उनका रुझान हो गया। भाई ये जो राजनीतिक विज्ञान समाजवाद को हम शामिल कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये जो विचारधारा है पूंजीवाद से श्रेष्ठ है। 19वीं शताब्दी में संत साइमन, चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवन जैसे विचारकों ने पूंजीवाद के दोषों को मानवीय स्वचेतना के आधार पर दूर कर सामाजिक आर्थिक कल्याण की बात की। जो हम आप देखो क्वेश्चन बन जाता है एक, पूंजीवाद के प्रमुख आलोचक कौन थे, तो आपको ये नाम याद रखना है, संत साइमन, चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवन, ये सब क्या थे, पूंजीवाद के आलोचक कहलाते हैं। आप क्वेश्चन लिख सकते हो, पूंजीवाद के प्रमुख आलोचक विद्वान थे संत साइमन, चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवन। उसी प्रकार हम लिख सकते हैं समाजवाद के सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक विद्वान कौन थे। प्रमुख प्रतिपादक को इस प्रतिपादकों को के बारे में जानकारी दीजिए, या समाजवादी अवधारणा के प्रमुख विचारक
कौन है। तो ये सन साइमन, चार्ल्स फूरे, रॉबर्ट ओवन जैसे विद्वान ये थे। इन्होंने मानवीय चेतना में सामाजिक आर्थिक कल्याण की बात की। इसी समय प्रूदो नाम के विद्वान ने एक पुस्तक लिखी थी, व्हाट इज प्रॉपर्टी, संपत्ति क्या है, यानी निजी संपत्ति को चोरी की संज्ञा दी। अब देखिए बेटा, उन्होंने प्रूदो ने क्या किया, एक किताब लिख दी कि निजी संपत्ति रखना चोरी है। यानी इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये सभी पूंजीवाद के विरोधी थे, पूंजीवाद को सबसे बुरा बताया, यानी जो व्यक्ति संपत्ति रखे वो चोर है। इन्होंने इस किताब लिखा, संपत्ति को गरीबों को सबको बांट देना चाहिए और विश्व के अंदर क्या होना चाहिए, आर्थिक समानता स्थापित होनी चाहिए, तभी जाके विश्व में क्या होगा, विकास होगा। संपत्ति को रखना अपने पास, जो पैसे उसको दबा के रखना क्या कहलाएगा, चोरी, ये संज्ञा दी थी। राज्य को समाप्त करने की बात कहकर बैकुनिन तथा अन्य अराजकतावादियों ने एक नई समाजवादी परंपरा की शुरुआत की। नई समाजवादी परंपरा की शुरुआत किसने की थी, अराजकतावादियों ने। अराजकतावादी क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल से तुमको जब लेसन होगा तो पता, मैं फिर थोड़ा बताना चाहूँगा। वो राज्य की विरोधी विचारधारा, अराजकतावादी कौन होते हैं, राज्य की विरोधी विचारधारा, राज्य को कोई मतलब नहीं, राज्य होना ही नहीं चाहिए, वो होते हैं अराजकतावादी। इसके पश्चात समाजवाद की अनेक धाराएं यथा फेबियनवाद, श्रेणी समाजवाद, श्रमिक संघवाद इत्यादि विकसित हुए। अब देखो बेटा, फेबियनवाद क्या होता है, ये समाजवाद की विचारधारा है, इसमें आर्थिक रूप से सभी समान होना चाहिए। श्रेणी यानी लोगों को श्रेणी के आधार पर बांटना, यानी श्रेणी का निर्धारण करना, वो होता है श्रेणी समाजवाद। निम्न वर्गों के लिए क्या योजनाएं बना रहे हैं देश के अंदर, और कैसे लोगों को हम सबको बराबर किया जाए, आर्थिक रूप से सबको समान कैसे किया जाए, तो श्रेणियों में विभाजन करके उनके लिए योजनाएं बनाना। श्रेणी समाजवाद में क्या होता है, योजनाएं बनाई जाती है सरकार के द्वारा। उनमें जैसे उदाहरण के तौर पे आप सब BPL APL ऐसे, जैसे हम छांट के समाज में से वर्गों को और उनको कुछ विशेष सुविधाएं दे के उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हैं, वो होती है श्रमिक संघवाद। श्रमिकों को इकट्ठा करने वाले जो श्रमिक होते हैं, जिस श्रमिक लोग काम करते हैं, उनका संघ बनाया जाता है। इनको विकसित कब से होने लग गया, ये नई समाज की नई जो योजना थी 19वीं शताब्दी के बाद में ये चीज़ें बनने लग गई। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, GDH कोल, जॉर्ज सोरेल जैसे विचार समाजवाद की उदाहरण सिद्धांत प्रदान किया। जो मैं विद्वान बता रहा हूँ आपको, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, GDH कोल, जॉर्ज सोरेल, ये वो विद्वान हैं जिन्होंने आधुनिक समाजवाद, ये आधुनिक समाजवाद के सिद्धांत की बात कर रहा हूँ मैं। यानी समाजवाद में चेंज हुआ कब, 19वीं शताब्दी के बाद में। उस समय जो ये विद्वान थे, इन्होंने क्या किया, नए सिद्धांतों का निर्माण किया, जो मैंने अभी बताया, फेबियन, श्रेणी समाजवाद, श्रमिक संघवाद, इस तरह विकसित किया इन्होंने और सिद्धांत दिए। 19वीं शताब्दी साम्यवाद मार्क्सवादी समाजवाद का प्रादुर्भाव हुआ। साम्यवाद मार्क्सवादी समाजवाद का प्रादुर्भाव हुआ 19वीं शताब्दी। साम्यवाद में दोनों के गुण, पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के गुणों को शामिल करके साम्यवाद होता है। मार्क्सवादी विचारधारा में क्या बताया मैंने आपको, वर्ग संघर्ष की बात होती है, उसमें होता है कि सभी को समान किया जाए, यानी जो पैसे हैं मेरे के पास उसको गरीबों में बांटना चाहिए। वो मार्क्सवादी समाजवादी ये कहता है कि जो भी निम्न वर्ग है, गरीब वर्ग, उनको जो पैसे वाले लोग उनको अपनी संपत्ति का उनको देना चाहिए। इस पर ये बातें इसमें आती, मार्क्सवादी समाजवाद संबंधित है। इसका विद्वत सिद्धांत सूत्र 1877 में कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक साम्यवादी घोषणा पत्र, एक किताब लिखी थी उन्होंने 1877 में, साम्यवादी घोषणा पत्र में इसमें बताया गया कि पूंजीपतियों को, गरीबों को अपनी संपत्ति का हिस्सेदार बनाना है, उनको पैसे देने हैं। कई सिद्धांत थे उसमें, तो उनको क्या करना, उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करना है। तो ये उस किताब में लिखा साम्यवादी घोषणा पत्र। ये पुस्तक कार्ल मार्क्स ने 1848 में लिखी थी। अब देखो बेटा, इसके बाद आता है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति आप जानते हो क्या होती है, उद्योगों का विकास। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, जहाँ भाप के इंजन का आविष्कार किया गया और मशीनों का विकास किया गया। और सबसे पहले आप सभी जानते हो, आपने पढ़ा भी होगा, वहाँ पे हमारे यहाँ से कच्चा माल जाता था
उससे वहाँ पे मशीनों का विकास पहले हुआ, तो औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ, शहरी श्रम वर्ग को जन्म दिया। उद्योगों से लोग गांवों से कहाँ जाने लगे, शहरों में, और वो बन गया शहरी श्रम वर्ग। शहरों में जो लोग गांवों से गए और जो उन उद्योगों में काम करने लग गए, सेवा देने लग गए, वो वर्ग कौन सा हो गया शहरों में, शहरी श्रमिक वर्ग का जन्म हुआ। औद्योगिक क्रांति का नया वर्ग बना समाज में और समाजवादी क्रांति को संभव बनाया। और श्रमिक वर्गों ने क्या किया, गांव से शहर आए, उन्होंने कुछ नया सीखा और अपने अपने अधिकारों के बारे में जाना, और इससे क्या हुआ, समाजवादी क्रांति को आगे बढ़ाया। क्योंकि गांव में जो लोग रहते थे वो क्या होते थे, वो एक तरीके से संकीर्ण विचारधारा से संबंधित थे। उनको मतलब ही नहीं है किस प्रकार अन्याय हो रहा है, उसको उनको मालूम ही नहीं रहता है। वैसे सबसे पहले इंग्लैंड में जो क्रांति मैंने बताया आपको, ये उद्योग क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। इस प्रकार इंग्लैंड को समाजवादी विचारधारा कर कहा जाता है। अंडरलाइन कर लीजिए आप इस उद्योग को। तो औद्योगिक क्रांति से समाजवादी जो विचारधारा है उसको बल मिला, उसको गति मिली। कहने मतलब आप समझ रहे हो, यानी समाजवादी विचारधारा का तीव्र गति से विकास कब हुआ था, औद्योगिक क्रांति के बाद में। जब औद्योगिक क्रांति हुई उसके बाद में समाजवादी विचारधारा बहुत तेजी से फैली, और ये सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई। तो विद्वान तो इसके आधार पर सबसे ज़्यादा शहरी श्रमिक वर्ग इंग्लैंड में ही बना और उससे समाजवादी विचारधारा का विकास हुआ। इसीलिए इंग्लैंड को समाजवादी विचारधारा का घर कहा जाता है। ब्रिटिश लोगों ने अपने स्वभाव और जीवन मूल्यों के अनुरूप ही समाजवाद के विचार को अपनाया। जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने अपने स्वभाव और जीवन मूल्यों के अनुरूप ही समाजवाद के विचार को अपनाया। ईसाई धर्म के एक ग्रंथ बाइबल और साम्यवाद के विचारक कार्ल मार्क्स की उनकी रचना साम्यवाद घोषणा पत्र की भांति समाजवाद का कोई एक विचारक या कोई एक ग्रंथ प्रेरणा स्रोत में नहीं है। अब देखो, समाजवाद का एक ही विचार नहीं है, उसमें कई ग्रंथों के द्वारा, इन दो ग्रंथों की बात नहीं, समाजवाद में हर चीज़ों से, हर ग्रंथों से, हर उस चीज़ से ज्ञान प्राप्त किया, हर उस विचार से ज्ञान प्राप्त किया है जिससे कि वो सबसे ज़्यादा उसका विकास हो। ठीक है। विलियम एबस्टीन के शब्दों में इंग्लैंड में अधिकांश ये प्रभावशाली समाजवादी विचारक रहे। कौन? एबस्टीन क्या थे? प्रभावशाली समाजवादी विचारक थे जिन्हें राजनीतिक दलों या शासन में कोई महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं थी। जो ये विद्वान थे विलियम एबस्टीन, ये कोई इनको राजनीतिक पद प्राप्त नहीं था, मगर ये क्या थे? प्रमुख समाजवादी विचारक माने जाते हैं। किंतु उनका मुख्यतः उनकी नैतिक शक्ति, उनकी लेखनिक शैली कारण था। और उनका प्रभाव कैसे था बेटा? अरे उनको कोई दल में भी नहीं था, राजनीति में उनको कोई पद नहीं था, मगर उनका जो इतना प्रभाव कैसे था समाज के ऊपर? उनकी नैतिक शक्ति, वो नैतिक बल के ऊपर कार्य करते थे। और लेखन, उनकी लेखनी जो कला थी, लिखने की कला थी, उससे लोगों को उन्हें प्रभावित किया। उनकी लेखन कला थी, इससे उन्होंने प्रभाव स्थापित किया और ये प्रभावशाली समाजवादी वो बन गए। जिन विचारकों ने समाजवादी की सामान्य व्याख्या की उनमें R.S. टोनी, रैमजे मैकडोनल्ड, सिडनी और बेट्रिस वेब, हेराल्ड लोस्की, क्लेमेंट एटली, डार्विन, अमेरिका में नॉर्मन थॉमस और भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। ये आगे अब समाजवादी बेटा सामान्य व्याख्या करने वाले विद्वान थे जिनके बारे में बता रहा हूँ आपको, जिन्होंने समाजवाद की सामान्य व्याख्या दी। R.S. टोनी, रैमजे मैकडोनल्ड, सिडनी बेट्रिस वेब, हेराल्ड लोस्की, क्लेमेंट एटली, डार्विन, अमेरिका में नॉर्मन थॉमस, पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के प्रणेता माने जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद की नींव रखी। इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखी हुई नहीं, मैं बोल रहा हूँ। लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रणेता माने जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। राम मनोहर लोहिया भी समाजवाद के प्रतिपादक थे। भारत में दीनदयाल उपाध्याय भी समाजवाद को महत्व देते थे। और वो पुस्तकें मैंने भी आपको बताई थी, उनको एक बार वो याद कर लेना। पुस्तकें कौन सी बेटा? वो जो पुस्तकें मैंने बताई थी ना आपको शुरू में, यूटोपिया, ये पुस्तक समाजवाद पे लिखी पहली पुस्तक थी जो थॉमस मोर ने लिखी थी, यूटोपिया। इन पुस्तकों को याद रखना, एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है कि यूटोपिया पुस्तक किसकी रचना है, या ये वो पूछ सकता है व्हाट इज प्रॉपर्टी,
ग्रंथ की रचना किसने की, व्हाट इज प्रॉपर्टी, पुस्तक के लेखक कौन है। किसी भी पुस्तक के बारे में हम 1 नंबर का या आधे नंबर का क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, एग्जामिनर आ जाता है। तो आपको इन पुस्तकों को देखना है, पूछ सकते हैं वो किसी प्रकार से। ठीक है, अब हम देखेंगे साम्यवादी घोषणा पत्र। ये सब किताबें ये लिखी कार्ल मार्क्स ने। तो ये किससे संबंधित पुस्तक है बेटा, समाजवाद से संबंधित। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, समाजवाद से संबंधित पुस्तक है, समाजवाद से संबंधित 2 पुस्तकों का उल्लेख कीजिए। समाजवादी विचारधारा से संबंधित 2 पुस्तकों का उल्लेख कीजिए। तो आपको दोनों का नाम लिखना, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, तो आपको इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है बेटा। अब है समाजवाद का आशय, मीनिंग ऑफ सोशलिज्म। क्या है ये समाजवाद? देखिए बेटा, समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है, एक आर्थिक और सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व व वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। अभी बताया था मैंने आपको ये बात, धन व संपत्ति का स्वामित्व वितरण समाज के नियंत्रण में, सार्वजनिक नियंत्रण में, सबके नियंत्रण में रहता है, वो क्या कहलाएगा, समाजवाद। और धन संपत्ति का वितरण निजी व्यक्ति के हाथ में हो, वो कहलाएगा पूंजीवाद। तो धन संपत्ति का स्वामित्व वितरण समाज के नियंत्रण में रहता है, तो वो व्यवस्था कौन सी कहलाएगी, समाजवाद। समाजवाद प्रजातांत्रिक मार्ग को अपनाते हुए समतामूलक समाज की स्थापना पर बल देता है। ये प्रजातांत्रिक मार्ग को अपनाता है समाजवाद, और समतामूलक समाज की स्थापना पर बल देता है। समतामूलक जानते हो, सभी व्यक्ति समाज में सभी समान हो, उस पर बल ये देता है। प्रजातंत्र या लोकतंत्र बात एक ही है, उसमें समाजवाद सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा मानी जाती है। राजनीतिक क्षेत्रों में इसकी आस्था मानवीय स्वतंत्रता पर आधारित है, उदारवादी दर्शन में है। राजनीतिक क्षेत्र में इसकी आस्था क्या है, मानवीय स्वतंत्रता उदारवादी दर्शन में है। लेकिन राज्य कार्य क्षेत्र के संदर्भ में ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना बल देता है, और राज्य को ये आदेश देता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में बल देता है। राज्य का कर्तव्य क्या बताता है, ये लोक कल्याणकारी होना, ये बताता है समाजवाद। नेक्स्ट हम देखते हैं समाजवाद की कुछ परिभाषाएं हैं जो कुछ प्रमुख विद्वानों ने दी है। जैसे हम देखते हैं सबसे पहले जो बर्नार्ड शॉ थे, उन्होंने क्या बताया परिभाषा समाजवाद, क्या डेफिनेशन दी उन्होंने। बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा, समाजवाद का अभिप्राय संपत्ति के सभी आधारभूत साधनों पर नियंत्रण से है। यह नियंत्रण समाजवाद के किसी एक वर्ग द्वारा न होकर स्वयं समाज के द्वारा होगा और धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से स्थापित किया जाएगा। जो बर्नार्ड साहब ने क्या बताया कि समाजवाद में संपत्ति के सभी साधनों पर नियंत्रण होना चाहिए, ये नियंत्रित होनी चाहिए, और एक वर्ग के पास नहीं, समाज के हर व्यक्ति के पास इसका क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। वही परिभाषा आ गई, वही बात आ गई, यानी संपत्ति पे, उत्पादक साधनों संपत्ति पे सभी का नियंत्रण होगा, समाज का नियंत्रण होगा, वो क्या कहलाएगा, समाजवाद। और इसको व्यवस्थित कैसे करें, धीरे धीरे, एक साथ नहीं कर सकते, ये बर्नार्ड साहब ने बताया। नेक्स्ट डेफिनेशन देते हैं हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी मैंने आपको बात बताई, उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद का सिद्धांत दिया, उसके बारे में बताया, और हमारे देश में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। उन्होंने क्या कहा समाजवाद के बारे में, क्या परिभाषा दी, अभी देखते हैं, आपको बताते हैं। राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, जन सहमति के तरीकों से, न कि बल द्वारा स्थापित की जाने वाली न्यायपूर्ण व्यवस्था लोकतांत्रिक समाजवाद है। मतलब राजनीतिक और आर्थिक शक्ति कैसे होनी चाहिए, विकेंद्रीकरण। जानते हो रहा है विकेंद्रीकरण इस समय, सरकार के 3 अंगों में विभाजन, सरकार 3 भाग, जैसे राज्य, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय शासन, ये विकेंद्रीकरण है किसका, राजनीतिक का। आर्थिक जानते हो, उसका विकेंद्रीकरण किया गया है। ये सब किसके आधार पर, जनसहमति के आधार पर। पता है आपको, हमारे देश में न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका अलग है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय शासन में शक्तियों का क्या कर रखा है हमने, बांट रखी शक्तियों का। संघ सूची, राज्य सूची, सूचियों के आधार पर और संवर्धित सूची के आधार पर हमने विकेंद्रीकरण कर रखा है। ठीक है, तो ये होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सब न्यायपूर्ण होना चाहिए, वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। नेक्स्ट जो परिभाषा दी थी
वो हमारे देश के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दी थी। उन्होंने क्या कहा समाजवाद के बारे में? समाजवाद ने साम्यवाद के आर्थिक लक्ष्य, उत्पादन साधनों, समाज का स्वामित्व, बड़े पैमाने पर उत्पादन तथा योजना पर आर्थिक विकास है। उन्होंने क्या किया? उत्पादन के साधनों, समाज का स्वामित्व बड़े पैमाने पर होना चाहिए, सभी का हिस्सा होना चाहिए, देश की हर संपत्ति पे, हर साधन पे प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, सभी का हिस्सा होना चाहिए और बड़े पैमाने पर होना चाहिए और योजनाबद्ध होना चाहिए। ये बात उन्होंने बताई। तथा पूंजीवाद के सामान्य लक्ष्यों, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानवाधिकार को अपना लिया। उन्होंने पूंजीवाद को कुछ अच्छा ही आती, जैसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता की बात पूंजीवाद करता है, लोकतंत्र की बात करता है, मानवाधिकार की बात करता है, उसको प्रजातांत्रिक समाजवाद, उसको हम स्वीकार करते हैं। समाजवाद में प्रजातांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य दोनों में सामंजस्य स्थापित करता है। उन्होंने कहा जो लोकतांत्रिक समाजवाद है या प्रजातांत्रिक समाजवाद है, दोनों में सामंजस्य स्थापित करता है। किसमें? समाजवाद पूंजीवाद में सामंजस्य स्थापित करता है। दोनों की अच्छाइयों को हम ग्रहण करते हैं, तभी वो समाजवाद, वो देश के विकास में, देश का विकास होगा और शांति स्थापित होगी। ये राम मनोहर लोहिया ने कहा। प्रजातांत्रिक समाजवाद, इसके बाद न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकरी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। उन्होंने भी इस समाजवाद के बारे में एक परिभाषा दी। प्रजातांत्रिक समाजवाद लोक कल्याणकारी राज्य सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की व्यवस्था है। ये प्रजातांत्रिक समाजवाद है वो क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत होते हैं, जैसे सभी को समान समझना, नागरिकों का आर्थिक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में क्या करना, उनका विकास करना, ये सारी सुविधाएं प्रदान करना, जनहित कार्य, सब कुछ उसमें आता है। तो उसको व्यवहार में लाने की बात क्या है? समाजवाद है। इसका आधार उदारवादी सामाजिक दर्शन है। ऐसा दर्शन जो उदारवादी हो, सबकी हित की बात करता हो। इसकी मुख्य भावना ये है कि व्यक्ति को सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में जो दायित्व है, कर्तव्य, उसका निर्वाह करना चाहिए। ये बात उन्होंने कही, तभी जाके समाज में समाजवाद स्थापित होगा। जब व्यक्ति किसी चीज़ में, मान लो समाज में उसका योगदान नहीं है, तो उसको कैसे वितरण किया जाए? इस प्रकार समाजवाद का अर्थ है लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर। जो लोकतांत्रिक मार्ग है, जनतंत्र है, उसको अपनाकर आर्थिक सामाजिक न्याय की स्थापना करना चाहिए। आर्थिक सामाजिक न्याय की स्थापना, व्यक्ति गरिमा और सामाजिक न्याय की स्थापना करना समाजवाद है। बताया आपको, लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर। हमारे देश में लोकतंत्र को अपना रखा, तो हमारे लोकतांत्रिक समाजवाद भी है। आर्थिक सामाजिक न्याय, आर्थिक रूप से न्याय और सामाजिक न्याय की स्थापना करनी है। व्यक्ति की गरिमा और उसकी एक सामाजिक न्याय की स्थापना करना है, क्या है? समाजवाद है। अब देखेंगे भारत में समाजवाद का विकास कैसे हुआ। भारत में समाजवाद का विकास कैसे हुआ? भारत में समाजवाद का प्रारंभ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध किए जाने वाले राष्ट्रीय संघर्ष में हो गया था। हमारे देश में ब्रिटिश साम्राज्य था, उस समय ही हमारे देश में राष्ट्रीय संघर्ष में क्या हो गया था? समाजवाद का प्रारंभ मानने लग गए थे हम कि हमारे साधनों पर दूसरे का अधिकार नहीं होना चाहिए, भारत हम सबका है, ये विचार ही है। हम भारतीय हैं और भारत हम सबका है, भारत की प्रत्येक वस्तु में हम सबका अधिकार है और सबने मिलजुल के किया था आज़ादी की लड़ाई। तो उससे हम क्या हो गए थे? समाजवाद प्रारंभ वहीं से माना जाता है। सर्वप्रथम सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में, देखो इसकी हमारे देश की जो संविधान, हमारे देश में समाज विकास की बात शुरुआत ये बताई मैंने आपको। तो सर्वप्रथम सन 1929 लाहौर अधिवेशन में इसके बारे में, इस पर जानकारी मिलती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसी कार्य समिति ने घोषित किया था, भारत में ब्रिटिश शासन के न केवल भारतीय लोगों को उनकी स्वतंत्रता से वंचित किया, बल्कि शासन का आधार ही लोगों का शोषण करना है, जिसने भारत को आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से नष्ट कर दिया। अतः भारत को हमेशा लिए ब्रिटिश संबंध तोड़ने होंगे और पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना होगा। पता है इसमें क्या बताया उन्होंने? भारतीय लोगों को उनकी स्वतंत्रता से वंचित कर दिया, ब्रिटिश शासन ने कर दिया था। आपको मालूम है, शासन का आधार बदल दिया। हमारे देश में शासन कैसे हो रहा था? उस समय शोषण किया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था। हमारे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से नष्ट कर दिया हमारे देश को। हमारे उद्योग धंधे, आर्थिक दृष्टि से मतलब था हमारे उद्योग धंधे, कुटीर लघु उद्योग नष्ट कर दिया। राजनीति का मतलब हमारे जो राजनीतिक विद्वान थे उनको नष्ट कर दिया। हमारे संस्कृति को नष्ट कर दिया, ईसाई संस्कृति को अपनाने के लिए बाध्य कर दिया। तो भारत के लोगों ने उसमें यही कहा था, स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य बात की थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में।
तो उससे हमको मालूम पड़ता कि हम समाजवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। किसकी ओर बढ़ रहे हैं हम? समाजवाद की तरफ। इसी प्रकार सन 1931 में, सन 1931 में क्या हुआ बेटा? सन 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पारित प्रसिद्ध प्रस्ताव के प्राकथन में कहा गया था यदि हम सर्वसाधारण के लिए स्वराज को वास्तविक स्वराज बनाना चाहते हैं तो इसका अर्थ केवल देश की राजनीतिक स्वतंत्रता से नहीं वरन सर्वसाधारण की आर्थिक स्वतंत्रता से है। उन्होंने ये कहा था 31 में कराची अधिवेशन में, यदि हम वास्तव में स्वराज्य स्थापित करना चाहते हैं तो राजनीतिक स्वतंत्रता से नहीं है, सभी को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। सभी को न जो आर्थिक रूप से संपन्न बनाना है, आर्थिक रूप से समान बनाएंगे तभी हम क्या कहलाएंगे? हमारी वास्तविक स्वराज्य कहलाएगा। ये नहीं हम आज़ाद हो गए, गरीब ही है, उनकी तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं, आज़ाद होने के बाद में उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया तो क्या मतलब आज़ादी का? वो तो वैसे के वैसे रह गए। ठीक है। इसी के बाद में गांधी जी ने भारतीय आदर्श और परिस्थिति के अनुकूल समाजवाद प्रतिपादन किया। जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे उन्होंने भारतीय आदर्शों और परिस्थिति के अनुसार ही समाजवाद का प्रतिपादन किया। स्वतंत्र आंदोलन के काल में और बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय, और बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मानवेंद्र नाथ राय, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि नेताओं ने समाजवादी विचारधारा को लोकप्रिय बनाने में और मानव की गरिमा की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब याद रखना, भारत में समाजवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं तो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मानवेंद्र राय, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये प्रमुख भारतीय समाजवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं, प्रमुख समाजवादी प्रतिपादक माने जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक केंद्र के शासक दल और विपक्ष सभी के द्वारा अपने आप को समाजवाद का पक्षधर घोषित किया जाता रहा है, लेकिन व्यवहार में अब तक इस दिशा में कुछ किया गया है वह निश्चित रूप से अपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक आधार पर समाज में खाई अब तक काफ़ी बड़ी हो गई है। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में शासक दल और विपक्ष दल द्वारा समाजवाद के बारे में बताया जाता है, मगर ये क्या हो गया इस समय? क्या है कि आर्थिक आधार पर ऐसे हम राजनीतिक आधार पर समान बना देता हूँ, आर्थिक आधार पर बहुत बड़ी खाई है, अमीर गरीबों में बहुत बड़ी खाई है। एक व्यक्ति के पास इतना सब कुछ है कि वो सभी को खाना खिला सके, एक के पास कुछ भी नहीं है, वो खुद ही नहीं खा सके, दूसरों को क्या खिलाए। तो बहुत ज़्यादा आर्थिक क्या नाम से आर्थिक असमानता स्थापित हो चुकी है, हमें इसे दूर करना होगा। अब देखेंगे हम समाजवाद के प्रमुख तत्व या लक्षण। समाजवाद के प्रमुख लक्षण देखो ध्यान से, एक एक पॉइंट, ये आपको पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, वो आपको याद करने, क्योंकि पॉइंट्स याद हो गए तो आप इसका विस्तार से आंसर लिख सकते हो। अगर आंसर आपको पूरा याद नहीं है और ये पॉइंट्स लिखोगे तो भी आप इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लिख दोगे तो भी आपको जैसे नंबर, उसमें किस तरह के नंबर प्राप्त हो सकते हैं। और एक बात बताना चाहूँगा बेटा, जैसे कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आ रहा, पूरा विस्तार याद नहीं आ रहा, आपको पॉइंट्स याद आ गए तो आप उसका आंसर अपने हिसाब से बना सकते हो, क्योंकि उस पॉइंट्स में उसका विस्तार लिखा हुआ है, उसको आप थोड़ा अपने हिसाब से भी कर सकते हो। आपको जैसे कई क्वेश्चन ऐसे पॉइंट्स याद हो गए तो आपको मतलब क्या होगा, आप इसका विस्तार कर सकते हो अपनी भाषा में। तो समाजवाद प्रमुख लक्षणों का मैंने वर्णन करने के बजाय केवल मैं समझा दूंगा आपको पॉइंट्स याद करने हैं। वो पॉइंट्स आपको मैं एक एक करके बता रहा हूँ, वो ध्यान समझेंगे सभी। पहला पॉइंट सा आपके इसका लक्षण है, पूंजीवाद और समाजवाद दोनों ही अतिवादी है। पूंजीवाद और क्या नाम से साम्यवाद, बेटा साम्यवाद दोनों ही अतिवादी है। अतिवादी का मतलब होता बहुत, यानी ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप का विस्तारवादी है, ये बहुत विकास इसके अंदर, ये अति यानी अंत में अति की ओर पहुँचते हैं। ये देखो अब इसके बारे में हम देखेंगे। प्रजातांत्रिक समाजवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों विचारधाराओं का समान रूप से विरोधी है। समाजवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का विरोधी है। ठीक है बेटा। उसके अनुसार पूंजीवाद असमानता और सामान्य जनता के शोषण पर आधारित है। पूंजीवाद क्या है उसके अनुसार, समाजवाद के अनुसार ये असमानता स्थापित करता है और सामान्य जनता के शोषण, सामान्य जनता का शोषण किया जाता है पूंजीवाद में।
ठीक है, तो ये इसका शोषण पर आधारित है। और ऐसी व्यवस्था कभी भी समस्त जनता के कल्याण की नहीं हो सकती। और ये जो व्यवस्था है ना पूंजीवाद की, ये कभी भी समस्त जनता का कल्याण नहीं कर सकती। साथ ही साम्यवाद से उसका विरोध भी उतना ही आधारभूत है जितना ही पूंजीवाद से। समाजवाद साम्यवाद का उतना ही विरोध करता है जितना पूंजीवाद का करता है। कैसे देखो, प्रजातांत्रिक समाजवाद साम्यवाद का विरोध इसलिए करता है कि साम्यवाद धर्म और नैतिकता के विरोध पर टिका हुआ है। अब मुख्य बात ध्यान दे लीजिए, साम्यवाद किस पर टिका हुआ है? धर्म और नैतिकता के विरोध पर टिका हुआ है। वर्ग संघर्ष और हिंसक क्रांति की धारणा में विश्वास करता है। साम्यवाद के बारे में मैंने आपको बताया था, वो बता रहा हूँ। साम्यवाद का सिद्धांत क्या होता है? किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार से हम अपने अधिकार छीन ले, यानी किस पे आधारित है? ये संघर्ष पर आधारित है। तो संघर्ष को संघर्ष की तरफ नहीं जाता है। समाजवाद जन कल्याण की बात करता है और साम्यवाद संघर्ष की बात करता है, हिंसक क्रांति की बात करता है, और समाजवाद शांति की बात करता है। दोनों विरोधी हो गए। देखिए बेटा, इसके अंदर अधिनायकवाद, सर्वहारा के अधिनायकवाद को अपनाया गया है। और जो साम्यवाद है वो सर्वहारा के अधिनायकवाद, जानते हो, गरीब व्यक्ति राजा बन जाए झगड़ा करके, छीन के, अमीरों की हत्या करके, हिंसा करके, ये बात बताई गई। तो ये समाजवाद साम्यवाद पूंजीवाद दोनों को ही विरोधी मानता है। ये दोनों अतिवादी है। अगर पूंजीवाद और समाजवाद, पूंजीवाद अगर अपनाता है कोई देश तो उसमें शोषण की अति हो जाएगी। साम्यवाद अपनाता है तो उसमें भी विरोध की या हिंसा की अति हो जाती है। ये अतिवादी विचारधारा है। और देखिए ध्यान से, जो कभी भी मानव जीवन के लिए श्रेयस्कर नहीं हो सकता और मानव जीवन के लिए श्रेयस्कर नहीं हो सकता। इस कारण ये साम्यवाद को अपना प्रथम शत्रु मानता है और नवीन समाजवाद, नवीन साम्राज्यवाद का यंत्र कहकर उसकी प्रशंसा करता है। और ये साम्यवाद को प्रथम क्या मानता है? समाजवाद शत्रु मानता है। इसके बाद देखिए बेटा, नवीन साम्राज्यवाद का यंत्र कहता है कि जो नवीन साम्राज्य है उसका यंत्र है ये साम्यवाद, उसकी प्रशंसा करता है। प्रजातांत्रिक समाजवाद पूंजीवाद और साम्यवाद इन दोनों का विरोध करते हुए आर्थिक सामाजिक जीवन में एक नया मार्ग प्रशस्त करता है। नेक्स्ट इसकी जो लक्षण है वह है जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास। जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास क्या है? देखो, समाजवाद का सबसे प्रमुख लक्षण बताया जा सकता है वह है सर्वसत्तावाद के सभी रूपों का घोर विरोधी है। क्योंकि सर्वाधिकारवाद में मानवीय व्यक्तित्व, उसकी स्वतंत्रता और गरिमा को कोई महत्व प्राप्त नहीं होता है। सर्वाधिकारवाद के विपरीत यह समाजवाद का पूर्ण उपासक है और इसके द्वारा समाजवाद का मार्ग प्रजातंत्र के पूर्ण रूप में अपनाया गया है। नॉर्मन थॉमस के शब्दों में समाजवाद प्रजातंत्र की ही पूर्ण सिद्धि है। प्रजातांत्रिक समाजवाद का ये दृढ़ विश्वास है कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में जो भी परिवर्तन किए जाते हैं उनके लिए प्रजातांत्रिक पद्धति को ही अपनाया जाना चाहिए। यानी समाजवाद क्या होता है? जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखता है। समाजवाद किस पे विश्वास रखता है? जनतांत्रिक व्यवस्था में। बताया थॉमस ने, समाजवाद प्रजातंत्र की पूर्ण सिद्धि है। समाजवाद के द्वारा ही प्रजातंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। जब समाजवाद है तो प्रजातंत्र, उस समाजवाद के द्वारा प्रजातंत्र स्थिर रह सकता है। अगर प्रजातंत्र पूंजीवाद है तो वहाँ संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब थर्ड है, इसमें थर्ड लक्षण इसका मानवता में विश्वास। पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों विचारधाराएं मानव को एक आर्थिक प्राणी माना गया है, किंतु समाजवाद मानव को एक नैतिक प्राणी मानता है। ये मुख्य बात ध्यान रखना। यानी पूंजीवाद साम्यवाद क्या मानते हैं? मनुष्य का आर्थिक मानव, पैसे कमाने का यंत्र मानते हैं, साधन मानते हैं। इससे ये व्यक्ति पैसे कमाएगा, ये आर्थिक प्राणी है, पैसे कमाने वाला है, ये केवल इसका काम है पैसे कमाना किसी प्रकार से। साम्यवाद पूंजीवाद क्या चाहता है? अपना आर्थिक विकास करेगा व्यक्ति। एक आर्थिक मानव को कुछ भी नहीं है, इसका उद्देश्य पैसे कमाना, अब पैसे यानी आर्थिक क्षेत्र में उन्नत होना, ये इसका बात है। मगर समाजवाद मनुष्य क्या मानता है? नैतिक, कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, हमें उसके द्वारा पैसे में इतना मोह नहीं होना चाहिए, धन को एकत्रित नहीं कर सकते हम ज़्यादा। कई बातें बताई है, नैतिक होना चाहिए व्यक्ति को, पैसे में इतना मोह नहीं होना चाहिए। इस बात को पर वो क्या कहता है?
वो नैतिक प्राणी मानता मनुष्य को, और ये मानता आर्थिक प्राणी। पूंजीवाद इस गलत धारणा पर आधारित है कि व्यक्ति केवल लाभ या धन के भय से ही क्रियाशील होता है। साम्यवादी मानते हैं कि हिंसा, भय या आतंक जैसे अमानवीय तत्वों के आधार पर कोई कार्य किया जाता है। अब देखो बेटा दोनों ने क्या कहा। ये पूंजीवादी वाले ये कहते हैं कि व्यक्ति केवल लाभ या धन के भय से ही काम करता है। जो भी व्यक्ति कार्य करता है वो लाभ के लिए और धन के लिए, यानी लाभ के लिए काम करता है, वो ऐसे बिना लाभ के कोई काम नहीं करेगा, वो ये कह रहे हैं। और जो ये इसका मतलब समझ में आया आपके, यानी पूंजीवाद ये चाहता है कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो पैसे के लिए, लाभ के लिए करता है, और उसको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ के लिए। किसी की सहायता करता है तो अपने फायदे के लिए करता है, कभी उससे काम ले ले, उससे कोई पैसे ले ले, कुछ भी कर ले, उसका जैसे आतिथ्य कर दे तो कुछ ले ले, तो वो केवल लाभ की बात सोचते हैं। और देखो, और ये क्या मानते साम्यवादी, हिंसा, भय, आतंक जैसे अमानवीय तत्वों के आधार पर व्यक्ति कार्य करता है। यानी व्यक्ति काम कैसे करता है, हिंसा, भय से, हम किसी को डरा के, किसी डर से, भय से, हिंसा से कार्य करता है। ऐसे नहीं कर सकता व्यक्ति, ऐसे चुपचाप को कोई काम नहीं करेगा, डर से कार्य करेगा। इनकी ये धारणा है दोनों विचारधारा की, पूंजीवाद की और समाजवाद की। और देखो बेटा, इसके बारे में हिंदू वस्तु मनुष्य एक भौतिक और आर्थिक प्राणी नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य एक भौतिक और आर्थिक प्राणी नहीं है। देखो मनुष्य क्या है, एक नैतिक प्राणी भी है, उसमें नैतिकता है, एक दूसरे की मदद करने की भावना है, उसमें सब कुछ है। वे केवल भौतिक विचारों से नहीं वरन आदर्शों और आशाओं से प्रभावित होता है। वो भौतिक विचारों से नहीं, आदर्शों एवं आशाओं से भी प्रभावित होता है। उसमें सामाजिकता और भारत की भावनाएं होती है। तो ये विपरीत विचारधारा है। तो समाजवाद क्या कहता है, मनुष्य नैतिक प्राणी है, उसमें सामाजिकता होती है, भारत की भावना होती है, आशावादी होता है और मदद करता है और एक अच्छा प्राणी कहलाता है। नेक्स्ट है इसमें आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों का समर्थक। आध्यात्मिक व नैतिक मूल्यों का समर्थक, इसमें क्या बताया है, समाजवाद का विचार कि समस्त सामाजिक व्यवस्था धर्म और नैतिकता पर टिकी हुई है। समाजवाद क्या मानता है कि सामाजिक व्यवस्था किस पर टिकी हुई है, धर्म और नैतिकता पे। समाजवाद क्या मानता है बेटा कि समाजवाद यानी सामाजिक व्यवस्था किस पर टिकी हुई है, धर्म और नैतिकता। व्यक्ति धार्मिक है, नैतिक है, तभी समाज की व्यवस्था रहेगी। अगर वो धार्मिक और नैतिक नहीं है और हिंसक हो गया तो समाज नष्ट हो जाएगा, समाज की व्यवस्था खंडित हो जाएगी बेटा। इसके बाद देखिए, यदि इस आधार को मिटाने का प्रयत्न किया गया तो समस्त व्यवस्था ढह जाएगी। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि इस आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों का समर्थन करती है समाजवादी विचारधारा। नेक्स्ट हम देखेंगे वृक्ष संघर्षता, वृक्ष सहयोग बल। समाजवादी दर्शन में पूंजीपति और श्रमिकों की विद्यमानता को स्वीकार करते हुए वृक्ष संघर्ष को नहीं मानता। यानी समाजवादी पूंजीपति और श्रमिकों को समाज में शामिल करने के बाद भी वो ये नहीं मानता कि वृक्ष संघर्ष को नहीं मानता। वृक्ष संघर्ष की भावना दूषित है, हमें संघर्ष नहीं करना चाहिए और वर्गों में संघर्ष की बजाय क्या होना चाहिए, सहयोग। तो समाजवाद किस पे बल देता है, वर्ग सहयोग पे बल देता है। वर्ग संघर्षता में किस पे बल देता है, सहयोग पे बल देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्थिक व राजनीतिक स्वतंत्रता का पक्षधर। आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का पक्षधर। साम्यवादी आर्थिक स्वतंत्रता कोई व्यक्तियों के लिए अति आवश्यक मानता है। उसके अनुसार काम का अधिकार, उचित पारिश्रमिक और अवकाश का अधिकार ही व्यक्तियों के लिए सब कुछ है। साम्यवादी क्या मानते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता ना वो उसके लिए सबसे आवश्यक है। यानी उसको काम के लिए अवकाश मिल जाए, काम का अधिकार मिल जाए, उचित परिश्रम मिल जाए और अवकाश मिल जाए, वही सब कुछ है। वो तो ये मानता है कौन, साम्यवादी। दूसरी ओर पूंजीवाद नागरिकों को राजनीतिक स्वतंत्रता बल देता है। पूंजीवाद किसे बल देता है, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता पर, और ये किस पे देता है, आर्थिक स्वतंत्रता पर। साम्यवाद किसे बल देता है, आर्थिक स्वतंत्रता पर, और पूंजीवाद किस पे देता है, राजनीतिक स्वतंत्रता बल देता है। आपको दोनों समझ में आ गई, क्योंकि आर्थिक मैंने बताया कि व्यक्ति को काम मिलना चाहिए, उसको अवकाश मिलना चाहिए, उसको पैसे मिलना चाहिए, वही सब कुछ उसके लिए, और कोई मतलब नहीं किस चीज़ का। और जो राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब समझते हो क्या होता है, उसका होता है राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए व्यक्ति को। जैसे इसमें क्या बताया, लेकिन जहाँ आर्थिक स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन समाजवादी व्यवस्था व्यक्ति के लिए विचार, भाषण, संगठन, सम्मेलन आदि की
राजनीतिक स्वतंत्रता तो आवश्यक मानता ही है, साथ ही यही मानता है कि राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। वो राजनीतिक और नागरिक और आर्थिक दोनों स्वतंत्रता को महत्व कौन देता है? समाजवाद। राजनीतिक और आर्थिक दोनों को मिला के महत्व कौन दे रहा है? समाजवाद। तो समाजवाद पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के विचारों को ग्रहण करता है, दोनों के विचारों को समाहित करता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। उत्पादन और वितरण पर जनतांत्रिक नियंत्रण। उत्पादन और वितरण पर क्या होना चाहिए? जनतांत्रिक नियंत्रण होना चाहिए। पूंजीवादी व्यवस्था में सामान्य जनता को राजनीतिक प्रश्नों के संबंध में निर्णय की शक्ति तो प्राप्त होती है, लेकिन सामान्य जनता को आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित करने की क्षमता नहीं होती। अब देखो बेटा, जो पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, जनता को राजनीतिक शक्ति तो मिलती है प्रश्नों के लिए और निर्णय की शक्ति प्राप्त, लेकिन आर्थिक क्षेत्र प्रभावित नहीं कर सकता। वो जो सामान्य व्यक्ति है वो आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर सकता, राजनीतिक भाग ले सकता है पूंजीवाद के अनुसार, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में बताया निजी स्वामित्व होता है, तो सामान्य वर्ग कुछ नहीं कर सकता उसमें। आर्थिक क्षेत्र में कौन करेगा? जो विशिष्ट वर्ग है, जो संपत्ति का मालिक है, वो कर सकता है। समाजवाद की इस व्यवस्था को दोषपूर्ण मानता है। समाजवाद क्या मानता है कि व्यवस्था दोषपूर्ण है। इसकी धारणा है कि अर्थव्यवस्था पर जनतांत्रिक सरकार नियंत्रण होना चाहिए। अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? व्यक्ति की बजाय सरकार का, समाज का। तब जाके व्यक्ति अपना राजनीतिक और आर्थिक विकास कर सकता है। देखिए ये बताया उन्होंने, अर्थात सामान्य जनता द्वारा प्रत्येक रूप से निर्वाचित संसद द्वारा अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए। तो अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण की बात कौन करता है? समाजवाद। हम समाजवाद के लक्षण पढ़ रहे हैं। ब्रिटिश विचारक RHS क्रॉसमैन के शब्दों में देखो क्या लिखा उन्होंने, समाजवाद के द्वारा उस समस्त सत्ता को चुनौती दी जानी चाहिए, चाहे वह किन्हीं भी हाथों में निहित हो जाए, अनुत्तरदायी या आदि उत्तरदायी है। जो सत्ता क्या है, किसी पूंजीपति के पास जो भी चीज़ है, जो भी सत्ता है, उसको क्या दे सकते हैं हम? चुनौती दे सकते हैं, चाहे कैसी भी उत्तरदायी है अनुत्तरदायी है। जिस प्रकार नगर पालिका की व्यापारिक एजेंसियाँ नगर पालिका परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है, उसी प्रकार से प्रत्येक राष्ट्रीयकृत उद्योग पूर्ण रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी हो। जो भी सरकारी उद्योग है, उत्पादन की जो संस्था कारखाने, उस पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? संसद या सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें, उत्पादन का लक्ष्य सामाजिकरण। उत्पादन का लक्ष्य कैसे होना चाहिए? सामाजिकरण की तरफ होना चाहिए। लक्ष्य कैसे होना चाहिए? सामाजिकरण। यानी समाजवाद के द्वारा प्रारंभ में हर क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण पर अधिक बल दिया गया था, किंतु शीघ्र ही अनुभव किया गया कि राष्ट्रीयकरण आर्थिक क्षेत्र की सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। अतः संशोधित व्यवस्था में समाजवाद द्वारा राष्ट्रीयकरण के स्थान पर सामाजिकरण पर बल दिया गया। यानी उत्पादन का लक्ष्य राष्ट्रीय नहीं, भाई इनको राष्ट्रीयकृत फैक्ट्री बना दिया जाए, ठीक है साहब, राष्ट्रीय फैक्ट्री गवर्नमेंट से लाइसेंस प्राप्त है, मगर क्या होना चाहिए? सामाजिकरण होना चाहिए। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का उसमें हिस्सा होना चाहिए, उसको समाज का वो मिलना चाहिए कि हाँ ठीक है वो है। यानी राष्ट्रीयकरण की बजाय सामाजिकरण में बल देता है समाजवाद। सभी का हिस्सा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, राष्ट्रीयकरण का तात्पर्य क्या होता है? उद्योगों पर सार्वजनिक स्वामित्व से है, लेकिन सामाजिकरण का तात्पर्य क्या है? उद्योग चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में, उन पर नियंत्रण की व्यवस्था राज्य के निर्देशानुसार होनी चाहिए। उनका संचालन लाभ प्राप्ति के लिए नहीं, वरन सामाजिक हितों की दृष्टि किया जाना। अभी महत्वपूर्ण बात आ गया आपको, जो क्या है बेटा, राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है उद्योगों का सार्वजनिक स्वामित्व, यानी उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण, तो सबका नियंत्रण है, वो तो हो गया। अब सामाजिकरण में क्या बताया गया बेटा? सामाजिक का मतलब है उद्योग चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में हो, उद्योग चाहे सबके सार्वजनिक क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में हो, मगर उनके क्या होना चाहिए? वो सरकार राज्य के निर्देशानुसार कार्य करनी चाहिए, गवर्नमेंट के निर्देशानुसार कार्य करनी चाहिए, और उनमें नियंत्रण व्यवस्था राज्य की तरह लगानी चाहिए। और लाभ के बजाय क्या होना चाहिए? उनका मकसद लाभ नहीं होना चाहिए, सामाजिक हित होने चाहिए। ये है समाजवाद। उत्पादन का लक्ष्य कैसे होना चाहिए? सामाजिकरण। ये विशेषता मैंने आपको बताई। तो वो किस पे जोर देते हैं? लाभ के बजाय सामाजिकरण, सबके हितों पर बल देते हैं, समाज के हितों की दृष्टि से होना चाहिए। अब नेक्स्ट, संपत्ति के असीमित संग्रह के विरुद्ध। समाजवाद का लक्षण है संपत्ति के असीमित संग्रह के विरुद्ध। संपत्ति का अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए, वो समाजवाद के खिलाफ है। जैसे
समाजवाद निजी संपत्ति को समाप्त करने के स्थान पर उसे सीमित करने का समर्थक है। समाजवाद क्या कहता है? निजी संपत्ति को समाप्त मत करो, उसको सीमित कर दो। अधिक संपत्ति है उसको वितरित कर दो समाज में, वो कह रहा है। समाजवाद के अनुसार जो संपत्ति शोषण को जन्म देती है उसे समाप्त कर देना चाहिए। जिस संपत्ति के द्वारा शोषण होता है उसको समाप्त करना चाहिए हमें, ठीक है, उसे समाप्त करना चाहिए। उदाहरण के लिए बड़े बड़े उद्योग धंधों पर अंतिम नियंत्रण राज्य का होना चाहिए। जो भी बड़े बड़े उद्योग है उन पर नियंत्रण किसका होना चाहिए? राज्य का होना चाहिए, निजी पूंजीपतियों का नहीं। बेटा जो बड़े जो उद्योग है उन पे सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, उन पर सरकार का बाउंडेशन होना चाहिए। निजी स्वामित्व में जाएंगे तो वो अपनी मनमर्जी करेंगे, इससे क्या होगा? समाज की स्थिति बिगड़ जाएगी और समाजवाद के में ये संभव नहीं है, समझ गए। पूंजीपतियों का नहीं होना चाहिए, पूंजीपति इस उद्योग धंधों के आधार पर सामान्य जनता को अपना दास बना सकते हैं। अगर ये इन जो बड़े उद्योग इन पर निजी स्वामित्व जाएगा तो पूंजीपति क्या कर लेंगे? जो सामान्य जनता है लोग उनको दास या गुलाम बना सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, देखो क्या है इसमें। श्रेष्ठ मानव जीवन का लक्ष्य। समाजवाद श्रेष्ठ मानव जीवन का लक्ष्य प्रदान करने वाली विचारधारा है। देखिए कैसे है। श्रेष्ठ मानव जीवन लक्ष्य करने वाली विचारधारा है। समाजवाद राज्य को एक बुराई या शोषण का यंत्र न मानकर, समाजवाद राज्य को एक बुराई या शोषण का यंत्र न मानकर उसे सामाजिक सद्गुणों को विकसित करने वाली संस्था मानता है। क्या मानते हैं? सामाजिक सद्गुणों को विकसित करने वाली संस्था मानता है। इस बात का प्रतिपादन करता है कि राज्य का कार्यक्षेत्र अधिकाधिक व्यापक होना चाहिए। राज्य कार्यक्षेत्र व्यापक होगा तभी वो नागरिकों को, समाज के लोगों को क्या कर सकती है? उनमें शांति स्थापित कर सकता है राज्य। देखो सभी समाजवादी इस बात को स्वीकार करते हैं कि समाज की सामूहिक शक्ति की शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, मनोरंजन और श्रेष्ठ सांस्कृतिक जीवन की सुविधाएं जुटा सकती है। अतः राज्य के द्वारा अस्पतालों, शोध केंद्रों, पार्कों और सार्वजनिक मार्गों की अधिकाधिक व्यवस्था की जानी चाहिए। संक्षेप में राज्य के द्वारा मानव कल्याण हेतु अधिकाधिक संभव कार्य करने चाहिए। तो श्रेष्ठ मानव जीवन का लक्ष्य कौन रखता है? समाजवाद। समाजवाद का मतलब होता है कि मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन मिले, उनको हर सुविधा मिले, जिसकी व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। ये हो गए समाजवाद के प्रमुख लक्षण बेटा। तो ये लक्षण मैंने आपको समझाया, इसको आप अपने बुक से भी देखना, एक बार पढ़ लेना। मैंने आपको बताया, इसको बार बार अगर सुनोगे तो भी आपको ढंग से याद हो जाएंगे। पॉइंट्स याद आप जरूर करोगे, ताकि क्वेश्चन कभी भी अगर आ भी जाए तो आपको याद नहीं हो तो भी आप उसको कर सकते हो। मेरी बताई बात आपके दिमाग में रहे। हम देखेंगे आगे समाजवाद का प्रमुख अवयव क्या है। समाजवाद समाज को एक ऐसा तत्व मानता है जिसका धीरे धीरे विकास होना चाहिए और जिसमें विकास की प्रक्रिया द्वारा स्वयं को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। समाजवाद केवल समाज के सभी वर्गों के सहयोग से विकास को बनाना चाहता है। देखो समाजवाद समाज को क्या ऐसा तत्व मानता है जिससे विकास कैसा होना चाहिए? धीरे धीरे होना चाहिए। समाज का विकास तेजी से नहीं, धीरे धीरे होना चाहिए। विकास की प्रक्रिया बिल्कुल धीरे होनी चाहिए, जो स्वयं को प्रेरित करने की क्षमता होती है। यानी तेज गति से विकास होगा तो सभी का विकास नहीं हो पाएगा। समाजवाद केवल समाज के सभी वर्गों के सहयोग से विकास को बढ़ाना चाहता है। समाजवाद चाहता है कि सभी लोग, सभी का विकास हो, सभी वर्गों के सहयोग से हो। उनका विचार है कि समाजवाद न केवल श्रमिक वर्ग, समाज के सभी वर्गों को लेकर कार्य है। समाजवाद से केवल श्रमिक वर्ग है, गरीब वर्ग है, उनका फायदा नहीं होगा, सभी का फायदा होगा, सभी के लिए ये हितकारी है। और व्यक्तियों को ऊंचे आदर्श और नैतिकता की अपील कर जनता के बहुत बड़े भाग को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। ये सभी के लिए हितकारी है। व्यक्तियों को उच्च आदर्श, इसमें व्यक्तियों का आदर्श ऊंचा होगा, नैतिकता की अपील करेंगे और जनता के बहुत बड़े भाग को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। धैर्य, सावधानी और बुद्धिमत्ता के साथ समाजवाद का प्रचार जनता के विकास के रास्ते पर ले जाएगा। यानी धैर्य के द्वारा, सावधानी के द्वारा, बुद्धिमत्ता के द्वारा अगर हम समाजवाद का प्रचार जनता की करेंगे तो जनता को विकास के रास्ते पर ले जाएगा। समाजवाद से देश का, जनता का और पूरे विश्व का कल्याण संभव है। क्रांति की कोई आवश्यकता नहीं है। समाजवाद में क्रांति हो ही नहीं सकती, न होगी। विचार और भाषण, प्रेस, मंच, साहित्य, प्रकाशन
अन्य प्रचार साधनों के आधार पर समाजवाद अपना विस्तार करता है। बेटा इस समाजवाद के अव्यय कौन कौन से नाम एक बार याद कर लो। विचार, भाषण, प्रेस, मंच, अभी मैंने बोला धैर्य, सावधानी, ये सब इसके अव्यय हैं। इनसे समाजवाद का विकास होता है बेटा। विचार भाषण से, प्रेस से, मंच साहित्य से, धैर्य से, हमारे अंदर धैर्य होगा तभी, बुद्धिमत्ता से, सावधानी से, इन सब से क्या होता है, समाज का विकास होता है। समाज इनसे जुड़ा हुआ है। समाजवाद हमेशा वैधानिक साधनों से सत्ता प्राप्त करने के विश्वास करता है। समाजवाद का लक्ष्य क्या होता है, कानूनी साधनों से सत्ता प्राप्त करना और शासन करना। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें समाजवाद के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो समाजवाद के प्रमुख तत्व 9 बताए गए हैं। जो नंबर 1 देखते हैं हम, धनवानों की बढ़ती हुई आय पर आयकर लगना चाहिए और प्राप्त राशि का उपयोग निर्धनों के हित में किया जाना चाहिए। जैसे धनवान लोग हैं उनको उनकी जो आय अधिक है उन पर आयकर लगना चाहिए और जो राशि बचती है आय लगन जो राशि प्राप्त होती है उसको निर्धनों में वितरित करना चाहिए, ताकि वो भी समाज की जो धारा में, मुख्य धारा में जुड़ सके, उनका भी कल्याण हो सके। ठीक है, सेकंड तत्व है इसका, काले धन का संग्रहण हर हालत में रोका जाए। काले धन का संग्रहण हर हालत में क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। काला धन जानते हो, यानी जो छिपा के रखा हुआ पैसा, जो टैक्स जमा नहीं होता है, वो काला धन कहलाता है, उसको संग्रह नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि भूमि पर जोतने वाले का अधिकार होना चाहिए। जो भी कृषि भूमि है तो उसमें जो कृषि भूमि को उपयोग कर रहा है तो उसका अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें चौथा जो तत्व है आपके, उद्योगों एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था पर राज्य का प्रभावी नियंत्रण हो। जो भी उद्योग है, बैंक है, उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए, सरकार की उसके अंदर आना चाहिए नियंत्रण में, जिससे कि अर्थव्यवस्था पर राज्य नियंत्रण स्थापित हो सके, लोगों की आय का पता लग सके, उद्योगों की विकास की, उनकी योजनाओं की जानकारी सरकार को मिल सके। ठीक है, ये प्रमुख तत्व है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में, निजी उद्योगों का राज्य द्वारा निर्देशन किया जाना चाहिए, जिससे उनका संचालन सामाजिक दृष्टि से हो। निजी जो उद्योग है, प्राइवेट सेक्टर है, उसका निर्देशन सरकार द्वारा किया जाना चाहिए, और सरकार द्वारा किया जाएगा तो संचालन किस हित में होगा, सामाजिक हित की दृष्टि से होगा। अगर निजी उद्योगों को सरकार का निर्देशन नहीं मिलेगा तो अपनी मनमर्जी करेंगे, अपना हित देखेंगे, समाज हित की बात नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है निजी उद्योगों पर किसका नियंत्रण होना चाहिए, राज्य का। ये समाजवादी तत्व है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसमें, आर्थिक असमानता तत्काल दूर की जानी चाहिए। जो आर्थिक असमानता है उसको समाप्त करना चाहिए। नेक्स्ट है, सभी व्यक्तियों के लिए उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार, उचित पारिश्रमिक व अवकाश की व्यवस्था की जानी चाहिए। राज्य के द्वारा अधिकाधिक कल्याणकारी सेवाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे नागरिक सुखी जीवन व्यतीत कर सके। और सभी व्यक्तियों के लिए क्या होना चाहिए, उनकी योग्यता अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार क्या मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, और उनको उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए, अवकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वो ढंग से कार्य कर सके। नेक्स्ट है, राज्य के द्वारा अधिकाधिक कल्याणकारी सेवा की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे नागरिक सुखी जीवन व्यतीत कर सके। सरकार के द्वारा ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए, कल्याणकारी सेवाएं होनी चाहिए, जिससे नागरिक जीवन कैसा हो सके, सुखी हो सके। नेक्स्ट है इसमें, आर्थिक विकास है तो नियोजन की पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। नियोजन प्लान, आर्थिक विकास के लिए नियोजन की पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। कैसे योजना बनानी चाहिए, विकास के लिए किसके लिए कितना खर्च करना है वो पहले तय करना चाहिए, कितना प्रतिशत किसके लिए संभव, कितना किसके लिए। तो योजना से कार्य करेंगे तो आर्थिक विकास होगा। ये जो हमने पढ़े समाजवाद के प्रमुख तत्व है। नेक्स्ट हम देखेंगे समाजवाद के गुण है, क्या क्या गुण थे समाजवाद में। इसमें 8 गुण बताए गए, हम इसको देखते हैं क्या है समाजवाद के प्रमुख गुण। समाजवाद के अपने कुछ गुण है जिन्होंने इसे आज विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय विचारधारा बना दिया। आज विश्व में अनेक देशों ने समाजवादी विचारधारा को अपनाया है, क्योंकि इसके महत्वपूर्ण गुण है ये जो हम बता रहे हैं आपको। पूंजीवाद और साम्यवाद जीवन की 2 परस्पर नितांत विरोधी विचारधारा है। इन दोनों ने अतिवादी दर्शन को ग्रहण किया था। जो पूंजीवाद और साम्यवाद है वो अतिवादी दर्शन को अपनाते हैं, यानी वो किसी भी हद तक जा सकते थे। पूंजीवादी मतलब किसी भी हद तक जा सकते थे, और साम्यवाद में किसी भी हद तक वो जा सकते। तो ये दर्शन कैसे कहलाया, अतिवादी दर्शन। शोषण की किसी भी स्तर को प्राप्त कर सकते थे ये।
समाजवाद में पूंजीवाद और साम्यवाद इन दोनों ही व्यवस्था के गुणों को ग्रहण करने का प्रयत्न किया गया है। समाजवाद ने पूंजीवाद और साम्यवाद की अच्छाइयों को ग्रहण किया प्रयत्न किया है। अब समाजवाद के कुछ प्रमुख गुण इस प्रकार है बेटा, ध्यान से देखो कौन कौन से गुण है। नंबर 1 है ये व्यक्ति और समाज दोनों के हितों का समान रूप से ध्यान रखता है। समाजवाद व्यक्ति का और समाज का दोनों के हितों का क्या रखता है, ये ध्यान रखता है। सेकंड है ये पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों ही के दोषों से परिचित है और अपने को उनसे दूर रखने के प्रयत्नशील है। ये पूंजीवाद समाजवाद साम्यवाद के गुणों को अपनाता है, दोषों से परिचित है और अपने आप को इनके दोषों से दूर रखता है, उन दोषों को अपने अंदर समाहित नहीं होने देता है। नेक्स्ट है समाजवाद व्यक्तियों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में विश्वास करता है। समाजवाद के द्वारा व्यक्तियों का पूर्ण विकास होना चाहिए, उनके व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। इस दृष्टि से अधिक संभव सीमा तक व्यक्तियों को नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। समाजवाद के द्वारा व्यक्ति को नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने का कार्य कौन करता है, समाजवाद। ये व्यक्तित्व के विकास में पूर्ण योगदान देता है। तो व्यक्तियों को क्या क्या प्रदान करता है, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता ये प्रदान करता है। यह निजी संपत्ति की समाप्ति नहीं चाहता वरन सामाजिक हित में उसे केवल सीमित करने के पक्ष में। ये नहीं कहता कि निजी संपत्ति को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, वरन सामाजिक हित में उसको सीमित करना है। इतनी संपत्ति नहीं होनी चाहिए जो समाज के लिए घातक हो। समाजवाद मानवीय जीवन को व्यवस्थित रखने में धर्म और नैतिकता के महत्व को स्वीकार करता है और सभी धर्मों के सार मानव धर्म पर आधारित है। अब बेटा इसका शब्द ध्यान से, समाजवाद क्या चाहता है, मानव जीवन में व्यवस्थित रखने के लिए धर्म और नैतिकता। मनुष्य के अंदर धर्म और नैतिकता रहेगी तो क्या करेगा, वो कभी भी गलत कार्य नहीं करेगा और क्या करेगा, देश के लिए, समाज के लिए सोचेगा और सभी धर्मों के सार को स्वीकार करेगा। ये मानव धर्म पर आधारित है। तो व्यक्ति में नैतिकता और धर्म होना बहुत जरूरी है, तभी अपने कर्तव्य पालन ढंग से कर सकता है। यह शिक्षा है, यह आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण मार्ग अपनाता है। यानी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सत्ता का बंटवारा होना चाहिए, सत्ता बटी हुई होनी चाहिए, जो ये कौन स्वीकार करता है, समाजवाद। नेक्स्ट है सत्ता जनता द्वारा निर्वाचित संसद के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। सत्ता जनता द्वारा निर्वाचित संसद के प्रति कैसी होनी चाहिए, उत्तरदायी होनी चाहिए। यानी जो भी वो संसद के प्रति कैसी होनी चाहिए, उत्तरदायी। ये समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में सहायक है। ये किस पर आधारित है, समानता पर आधारित। ये समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में सहायक है। ये हो गई समाजवाद के गुण। आगे हम देखते हैं समाजवाद के दोष। तो समाजवाद के दोषों के बारे में बेटा मैं आपको बताऊंगा। तो इससे कुल 5 दोष बताए गए हैं। भाई जो भी चीज़ है उसे गुण है तो दोष जरूर मिलेंगे। अच्छाई है तो बुराई भी है, सच्चाई है तो झूठ भी है। तो समाजवाद के कुछ दोष, कुछ आलोचकों ने इसके दोष बताए हैं। सॉरी बेटा, तो इस दोषों को मैंने अलग तरीके से स्पष्ट किया है, जो मैं बताऊंगा आपको। समाजवाद को सबसे अधिक उपयोगी और व्यवहारिक विचारधारा बताया गया है और दूसरी ओर इसके कुछ आलोचने की कमी नहीं है, इसके कुछ दोष है। जैसे कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। तो स्पष्ट विचारधारा के लिए मैंने ये लगा के बताया है, इससे आप जो साइन लगाया है उससे आपको याद रह सकता है। यानी कोई स्पष्ट नहीं है तो ये इस निशान से लगता है, या याद रह गया तो आप इसके दोष को आप लिख सकते हो बखूबी। ठीक है, तो ये स्पष्ट विचारधारा नहीं है, इसको मैं समझाता हूँ कैसे नहीं है। समाजवाद में अस्पष्टता निश्चितता है। उदाहरण के लिए समाजवादी राष्ट्रीयकरण पर बल देते हैं, कुछ अन्य सामाजिकरण पर। तो ये स्पष्ट नहीं है, कुछ राष्ट्रीयकरण बल देते हैं और कुछ क्या कहते हैं, सामाजिकरण पर। तो ये स्पष्ट नहीं है। तो ये जो चिन्ह है इस अगर याद रहा तो आप समझ सकते हो। दूसरा क्या है, इसमें एक दूसरे के विरुद्ध तत्वों के स्थान है। जो ये निशान है विरोध का प्रदर्शित कर रहा है, इसको आप देखोगे तो समाजवाद के दोष में एक दूसरा दोष है, ये एक दूसरे विरोधी तत्वों को स्थान प्रदान करने का साइन नहीं है। तो देखो कैसे है, जनतंत्र स्वतंत्रता में विश्वास करता है जबकि समाजवाद नियंत्रण की व्यवस्था में। जो जनतंत्र क्या करता है, इसमें विश्वास करता है स्वतंत्रता में, और समाजवाद क्या करता है, नियंत्रण। तो ये दो विरोधी तत्वों का स्थान दिया गया है समाजवाद में। जनतंत्र में तो समाजवाद होता है तो वो किस पे विश्वास, स्वतंत्रता पे, और समाजवाद क्या करता है, नियंत्रण करने की कोशिश करता है। तो विरोधी विचारधारा है। प्राकृतिक संभावनाओं के विरुद्ध
समाजवाद प्राकृतिक संभावना विरुद्धवाद की जो दे रखा है, ये संभावना विरुद्ध का चिन्ह है। इसके द्वारा ये बताया गया है ये विचारधारा समानता की धारणा पर आधारित है, किंतु प्रकृति की दृष्टि से मनुष्य समान नहीं है, वरन उसमें शारीरिक शक्ति, बुद्धि और चरित्र बल का भेद होता है। ऐसी स्थिति में जिन व्यक्तियों ने अपनी योग्यता, परिश्रम और मितव्ययिता के बल पर अन्य व्यक्तियों से अधिक संपत्ति अर्जित कर ली है, उन्हें अपनी इच्छा और संपत्ति के प्रयोग का अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए। लेकिन समाजवाद पश्चिमी और योग्य व्यक्तियों, परिश्रमी और योग्य व्यक्तियों की संपत्ति आलसी और अकर्मण्य व्यक्तियों में बांटना चाहता है। देखो ध्यान से, प्राकृतिक संभावना के विरुद्ध है ये। पता है मैंने आपको कि मनुष्य एक समान नहीं होता है, उसको एक समान नहीं है तो उसको कैसे अधिकार दे दिया जाए, नहीं दे सकते। तो इसमें मैंने बताया कि जो व्यक्ति अपने चरित्र बल से, अपनी मेहनत से जो पैसे कमाता है, कुछ भी करता है, तो उसको ऐसे व्यक्ति को नहीं देना जो आलसी है, परिश्रम में नहीं है, उनको बांटना गलत है। तो ये विरोधी बात है, ये प्राकृतिक संभावना के विरुद्ध है। क्यों दे दे, दूसरे की जो मेहनत से काम किया उसको नहीं बांट सकता, हम संपत्ति को नहीं दे सकते ऐसे। और जो नेक्स्ट है इसमें भ्रष्ट व्यवस्था का संरक्षण, ये लोग दे रखा है साइन ताला, यानी भ्रष्ट व्यवस्था को संरक्षण देता है। ये समाजवाद क्या करता है, भ्रष्ट व्यवस्था को संरक्षण प्रदान करता है, उसको संरक्षण देने का काम कर रहा है। समाजवाद में राज्य की शक्तियाँ बहुत अधिक बढ़ जाती है, समाजवाद में राज्य की शक्तियाँ बहुत अधिक बढ़ जाती है, और व्यवहार में राज्य की इन शक्तियों का प्रयोग नौकरशाही के द्वारा किया जाएगा, ये सर्वविदित बात है। भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और लाल पिताशाही नौकरशाही कार्य विधि के अनिवार्य अंग है। यानी भ्रष्ट व्यवस्था को संरक्षण इसमें मिलता है। कैसे मिलता है, कौन कौन से साधन है, ये नौकरशाही जानते हो, जो भी अधिकारी, जो भी शासन के जो अधिकारी जो कार्य करते हैं वो क्या है, नौकरशाही कहलाते हैं। सरकार के द्वारा जो अधिकारी जो वर्ग काम करता है वो नौकरशाही है। वो नौकरशाही क्या करते हैं, वो भाई भतीजावाद, अपने उनको जो अपने हितैषियों को, अपने संबंधियों को वो भाई भतीजा लाभ देते हैं, और भ्रष्टाचारी होते हैं। और लाल पिताशाही तुम जानते हो, वो जो ये इनका वो बढ़ जाएगा और पूरा शासन क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। लाल पिताशाही का जो दोष है उसको समाप्त करने के लिए सरकार आजकल प्रयास कर रही है, वो आईटी का प्रयोग करके उसको समाप्त करने का प्रयास कर रही है, भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास भी सरकार कर रही है। ठीक है, लाल पिताशाही के बारे में आपको मैं बताऊंगा, वो इससे जब हम लेसन आएगा तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या होती है लाल पिताशाही। नेक्स्ट है इसमें उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान, ये जो साइन दे रखा है बिल्कुल नुकसान, यानी आग लग जाना, उनके हितों को नुकसान हो जाता है इसके अंदर। किसमें, समाजवाद के अंदर। कैसे होता है बेटा, समाजवाद में उत्पादन में राज्य का अधिकार स्थापित हो जाने से उपभोक्ता की संप्रभुता समाप्त हो जाती है। उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकताएं जो कुछ उत्पादित हो चुका है उसके अनुसार ही पूरी करनी होगी। इसके परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से उनके तो की नुकसान होगा। अब देखो सुनो, सरकार के नियंत्रण में जो कोई अधिकार है तो उपभोक्ता कुछ ज़्यादा चाहता है तो सरकार के द्वारा नियंत्रण में तो वो जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, वो जितनी बढ़ेगी उतनी उनको मिलेगी, तो वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, और क्या हो जाएगा, वो उपभोक्ता हितों का नुकसान समाजवाद में होता है। क्योंकि सरकारी योजनाएं बिल्कुल स्लो तरीके से चलती है, ये बताया जाता है। अब इसमें देखेंगे हम निष्कर्ष है। देखो निष्कर्ष क्या होता है, इसका मतलब यह है कि जो समाजवाद की मुख्यतः कुछ आलोचना दी जाती है, लेकिन आलोचना के बावजूद कहा जा सकता है कि ये सैद्धांतिक दृष्टि से कुछ महत्व हो सकता है, मगर व्यवहार का संबंध है हमारे सम्मुख प्रजातंत्र के समाजवाद का कोई विकल्प नहीं है। समाजवादी प्रजातंत्र के समान एक अच्छी विचारधारा है। बेटा नेक्स्ट हम देखेंगे इसी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो आपको याद करने हैं, और लेसन को 10 बार आप 2-3 बार देखोगे, इस वीडियो को 4-5 बार देखोगे जो मैंने बोला तो आपको ढंग से याद हो जाएगा। इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको 4-5 क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, वो ध्यान समझो। पहला क्वेश्चन है समाजवाद का हास्य स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रॉपर्टी, जो ये किताब किसकी रचना है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक समाजवादी मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, हमने मुख्य सिद्धांत पढ़े, उसका वर्णन करना है। नेक्स्ट है समाजवाद के प्रमुख दोषों पर टिप्पणी, अभी समाजवाद के दोष हमने पढ़े, उस पर टिप्पणी लिखना है, उनको शॉर्ट में लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे समाजवाद प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं, जो अभी 10 लक्षण पढ़े थे हमने, वो उसका वर्णन करना है।
थैंक यू। आगे कल हम देखेंगे अगला चैप्टर।